आपका अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल ईयर टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और देखिए, मैं पेपर फर्स्ट सीटेट जुलाई 2019 का कंप्लीट करा चुकी हूँ। सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सेकंड कराने जा रही हूँ मैं। आप देखिए, इसमें पार्ट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएँ क्या होंगी। तो बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वो आप सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम रखती हैं, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक आगे सीखेगा कैसे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आगे बढ़े फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेकंड देखिए, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो सेक्शन का हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, एक समझने वाला वैज्ञानिक, एक समय समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए, वैज्ञानिक अन्वेषण यानी नई खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है उसको। तो क्वेश्चन सेकंड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन थर्ड देखिए, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो उसकी भूमिका इस प्रकार की होती है कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, सहयोग करते रहना और प्रत्येक ग्रुप पर नज़र रखते रहना। ठीक है, यही होता है ना, एक दूसरे की सहायता करना, यही सब तो होता है। तो क्वेश्चन थर्ड का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर देखिए, लेबैगोसी के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो क्वेश्चन फोर का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेबैगोसी के सामाजिक अन्योन्य पारस्परिक क्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, अंतर संबंधित क्रिया के बारे में बताया है उन्होंने। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो कौन सा करता है। तो विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। अंतर संबंधित, इनमें संबंध भी होता है और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। कैसे, बताइए कैसे। तो विकास जो है, जब विकास होगा, ठीक है, तो कुछ हमारे आगे कुछ परिस्थितियाँ आती हैं। तो जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हम उनसे कुछ सीखते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग है कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित अंतर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन 5 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 6 देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। जो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं, बताइए। तो उसको स्कीमा कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि पियाजे ने जो संरचना है बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्कीमा को दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्कीमा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 7 देखिए, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। किसको प्रकाशित करती है। तो ये समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD बोलते हैं इसको, समीपस्थ निकटस्थ एंड विकास का क्षेत्र। तो क्वेश्चन 7 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8 देखिए, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो वो जेंडर पक्षपात को दर्शाने के लिए, इसको जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। क्वेश्चन 9 देखिए,
निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कौल वाक्य नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो वर्णन कर रखा है इसमें, ये देखते हैं हम क्या है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो जब समाज की बात कर रखी है यहाँ पे और कानून की भी बात आ रही है, तो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होना चाहिए इसकी। उन्होंने जो नैतिक सिद्धांत दिए थे कौल वर्ग ने, तो उसमें फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो क्वेश्चन 9 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो क्वेश्चन 10 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। सुरक्षित रखने की योग्यता। क्वेश्चन 11 देखिए हमारा, जीन पियाजे एवं लेव वायकोव्स्की जैसे संरचनावादी अध्ययन को किस रूप में देखते हैं? तो किस रूप में देखते हैं? तो क्वेश्चन 11 का हमारा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। 11 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन करता है? तो फर्स्ट तो हमारा परिवार होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मीडिया भी करती है, विद्यालय भी करता है, पास पड़ोस भी करता है। पहले परिवार करता है, फिर पास पड़ोस करता है, फिर विद्यालय करता है और फिर मीडिया करती है। तो 12 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन हमारी सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देखिए। हार्वर्ड गार्डन के बहुविध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बताइए किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो क्वेश्चन 13 का हमारा यहाँ पे किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं दे रखी है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं हम। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो क्या होगी? दूसरों की मनोदशा जो पता कर लेता है उसके अंदर कुछ तो अंतर्व्यक्तित्व बात है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 14 देखिए। बच्चों की मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन ने देखा है, यहाँ पे कुछ तथ्य हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका। तो बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना नहीं। ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है हमारी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। हाँ, समय के साथ बच्चों में अधिगम परिवर्तनों में जो प्रगति होती है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। हाँ, चर्चा करनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में हमें अपने घर पे भी, अपने टीचर से भी, विद्यालय में अपने फ्रेंड से भी, सबसे चर्चा करोगे तभी तो कुछ अधिगम होगा हमारा, तभी तो हम कुछ सीखेंगे। तो उसी के आधार पर हमारा फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे सही जाता है, सही हो जाता है। तो क्वेश्चन 14 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 15 देखिए। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? यहाँ पर ये जेंडर पक्षपात ही कर रहा है, तो सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन 15 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? लिंग पक्षपात किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन 16 देखिए हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में की अवधारणा के बारे में कौन सा प्रमुख है? तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता एवं संभावना में
विश्वास होना चाहिए, ठीक है, विश्वास करना चाहिए। तो क्वेश्चन 16 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 17 देखिए, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन 17 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो क्वेश्चन 17 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, जब जब बच्चा बढ़ता जाता है उसी प्रकार से उसका निरंतर विकास होता चला जाता है। विकास का कोई सटीक गति नहीं होती है। कोई बच्चा जैसे कि कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई कद में मोटा है, कोई पतला है, तो उसका कोई सटीक नियम नहीं होता, सटीक गति नहीं होती, एक समान बच्चा गति नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन 18 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो समावेशी कक्षा में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन 20 देखिए, आगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रभाव, पढ़ने एवं लिखने में कमी है, यही तो सही है, ठीक है। तो 20 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 21 देखिए, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो 21 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की, जो समस्या समाधान को हल कर सकें और नए विचारों को, मौलिक विचारों को प्रदान कर सकें, आदान कर सकें, उनको हम सृजनात्मक बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो 21 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 22 देखिए, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अन्वेषण अनुकूलन करनी चाहिए? बताइए कैसे अन्वेषण अनुकूलन करनी चाहिए? तो एक जो दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिससे कि बच्चा सुन सके, अच्छे से सुन सके, तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का भी अधिक मात्रा में उसको प्रयोग कराना चाहिए, ठीक है, प्रयोग कराना चाहिए। और उसको ये भी, उसको अधिक से अधिक, जैसे ब्रेल लिपि है उसके बारे में, मतलब उसको वहाँ पे यूज कराना चाहिए, उसका उपयोग कराना चाहिए, ठीक है। तो 22 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 23 देखिए, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो बच्चों को तो सक्रिय रूप से आगे ही बढ़ाना चाहिए हमको, तो ठीक है। तो 23 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना ये परिणित नहीं होता है, ठीक है। तो 24 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो कौन सा नहीं हो सकता है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 का फर्स्ट ऑप्शन, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। किस पर? प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, 26 देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को फिलिंग द ब्लैंक्स निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय फिलिंग द ब्लैंक्स के। तो अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, ठीक है। सीखना जरूरी है, प्रदर्शन लक्ष्य के। यहाँ पे क्या दे रखा है? एक शिक्षक को विद्यार्थियों को
अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी तो बच्चा अपना प्रदर्शन कर सकेगा। तो ठीक है, यहाँ पे 26 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 27 देखिए, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा जो होगी वही बच्चों को बढ़ावा देगी, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो यहाँ पे 27 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खोजकर्ता बोलते हैं अन्वेषण को, आप सभी जानते हैं, और परिचर्चा यानी कि चर्चा करने से बच्चों में अधिगम की बढ़ोतरी होना। ठीक है, 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। ये सभी ही सही हैं। तो यहाँ पर 28 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ओके फ्रेंड्स, 29 देखिए, इनमें से कौन सा भाव प्रेरणा का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। यही तो है, अभिप्रेरणा कर रहा है वो, बाहरी अभिप्रेरणा कर रहा है अपने आप की। तो यहाँ पे मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो 29 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट का। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों एक साथ नहीं देने चाहिए। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आज के लिए फ्रेंड्स हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। कल मैं आपको पार्ट सेकंड पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए गुड इवनिंग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे।